प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। अब खबरें विस्तार से। मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना रानीगंज अंचल में सामने आई। रुनाई इलाके के आनंद कॉलोनी में सावरा खातून की दो बेटियों को कुछ बदमाशों ने बुरी तरीके से पीटा, जिसमें से उनकी एक बेटी गर्भवती भी थी। उसकी ऐसी स्थिति पर भी बदमाशों ने कठोरता दिखाई, जो कि बिल्कुल असहनीय है। कभी कभी इंसान अपने गुस्से में इस कदर उत्तेजित हो जाता है कि उसे गलत और सही में फर्क नहीं नजर आता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला रानीगंज के वार्ड नंबर 33 रानीसर आनंद कॉलोनी निवासी सावरा खातून की दो बेटियों के साथ। इस घटना में सावरा खातून की बेटी 28 वर्षीय शबाना खातून और 22 वर्षीय नगमा परवीन बुरी तरीके से घायल हो गई और उनमें से एक पुत्री गर्भवती भी है, जिसे भी बुरी तरीके से मारा पीटा गया, जिसके पश्चात उन्हें आसनसोल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या ऐसी घटना मानवता को शर्मसार नहीं करती है कि एक गर्भवती महिला पर हाथ उठाना ये कहाँ की इंसानियत है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सावरा खातून के घर के पास एक सरकारी जमीन पर निर्माण करना चाहती थी, जबकि उनके घर के समियों रहने वाले मिराज मियां उक्त जमीन को अपने दखल में बताते हुए विरोध किए, जिससे दोनों परिवार में वाद विवाद एवं मारपीट हुई। सावरा खातून ने बताया कि मारपीट के दौरान सिराज मियां, मिराज, फहीम और उनके साथियों ने उनके घर पर हमला कर दिया और हमले में गर्भवती पुत्री नगमा परवीन को भी पीट डाला, जिसके कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना की शिकायत रानीगंज थाने में भी की गई। सावरा खातून ने आरोप लगाया कि आरोपी कई महीनों से उन्हें लगातार धमकी दे रहे थे और शुक्रवार सुबह घर आ धमके और मेरी दोनों बेटियों को बुरी तरीके से पीटा। इधर सिराज मियां को भी पीठ में चोट लगी, वह भी स्थानीय अस्पताल में भर्ती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको मारा। पूरा ऊपर से कम से कम 500 सब राड लिए हुआ, जितना सब राड लिए पूरा मोहल्ला में बाहर में यही घर में थी और भी लड़की मेरे घर में थी और बच्चा छोटा छोटा बच्चा था कि वो लोग आया सब रड फट लेके बोला यहाँ पर हम बनाएंगे। हम बोला मेरा सब जगह है यहाँ पर, तो आप कैसे बनाइएगा, अंदर से आके अंदर बनाइएगा। तो वो बोले कि नहीं मेरा जगह है। जो किया वो भी बता सिराज मिनाज एक मिनट और कौन कौन था? सिराज, मिनाज और फहीम और बहुत सा आ गया, इतना ही आ गया ना उसका, जितना चचरा मचरा हम उतना देख नहीं पाए। तो ये झगड़ा हुआ कौन रोज हुआ? परसों हुआ। परसों कौन दिन था? 10:30 बजे। क्या वजह के लेके हुआ तो कि वही हम बनाएंगे यहाँ पर। हाँ, घर दखल करने के लिए आ गया। कितना आदमी था किया था? लोग टोटल आदमी हम इतना ही देखने नहीं पाए कि जो हमको मारने ही स्टार्ट कर दिया। बहुत आदमी आया था। हाँ, रोके हम इतना आदमी को, हम जो मेन आदमी हम बता दे रहे हैं और 2-4 गो आदमी, बहुत आदमी गाली उली भी बक्के लगा ना, उसका सपोर्टिंग लेने लगा। मार पड़ा हम मेरे घर में तो हमको तो मारा, 2 लड़की हमको और मेरा लड़की को शबाना को, दोनों को मार के यार फ्लैट कर दिया। उसके बाद कब घर ढुक गया धड़ाक से, सब धक्का मार के। नहीं थी प्रेग्नेंट नगमा थी, नगमा परवीन। हाँ, अभी देरी है। तो सावल वही रड से ऐसा मार दिया, मैंने पूरा धक्का मारा ना, दरवाजा में खुल गया। दरवाजा कोई नाती था मेरा छोटा ऐसा, खोल दिया दरवाजा, खोला बस जैसे मेरा लड़की निकले लगी सावल मार दी। अच्छा, वो जो आदमी लोग आपका ऊपर आके अटैक किया आप लोगों के परिवार के ऊपर, तो उन लोग का दाबी क्या था जी? जगह के लेके क्या दाबी था? वो बोलता है कि मेरा 65 साल से जगह है और उसका कुछ नहीं है वहाँ पर। आप लोग जो रह रहे हैं, आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स, पेपर पत्तर ये सब है? हाँ, सब नहीं, ये है टैक्स कटाते हैं। टैक्स कटाते हैं। हाँ, तो जो थाना को भी कंप्लेन किए, थाना आया, उसके बाद समझाया, चला गया। फिर उतने ही में सब अटैक कर दिया कि थाना बुलाई है, थाना पुलिस बुलाई है, मारो साले का। फहीमा बोला मारो इसको, जितना पुलिस, दरोगा, डीएसपी, एसपी सब को देख लेंगे हम। आप लोग अभी क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग सेफ्टी चाह रहे हैं। हम लोग का सेफ्टी, मेरा बच्चा है 2 ठो घर में, 2 ठो लड़का है, 1 ठो लड़की है अभी घर में, 1 ठो लड़का। ये बताइए। अभी तो इसमें भर्ती है आसनसोल एलएम। हालत तो ऐसा ही है, अभी खराबी है। अभी देखिए, मेरा नाम है सावरा खातून।
रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीपी न्यूज। रानीगंज के वार्ड नंबर 35 रुनाई इलाके में तृणमूल उम्मीदवार तापस बैनर्जी विधानसभा चुनाव के पूर्व पहुंचे और लोगों से मिले। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 89 राजाबंद के तृणमूल माइनॉरिटी सेल पार्टी कार्यालय में कर्मियों के साथ बैठक भी करने। रानीगंज के वार्ड नंबर 35 रुनाई इलाके में तृणमूल उम्मीदवार तापस बैनर्जी विधानसभा चुनाव के पूर्व पहुंचे और लोगों से मिले और चुनाव के बारे में चर्चाएं की। साथ ही लोगों को आश्वासन दिया कि आम जनता एवं नगर की सारी समस्याओं का वे निदान करेंगे और नागरिकों को कोई भी दिक्कत परेशानी आने नहीं देंगे। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 89 राजाबंद के तृणमूल माइनॉरिटी सेल पार्टी कार्यालय में भी पहुंचे और कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में आगामी 2021 विधानसभा चुनाव के बारे में भी चर्चाएं की और चुनावी रणनीतियां बनाई। साथ ही ये भी कहा कि इस बार भी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ही जीत निश्चित है, क्योंकि जनता भी जानती है कि उनके हित के लिए ममता बनर्जी सदैव कार्य करती है। इस मौके पर मुख्य रूप से मौजूद रहे तापस बैनर्जी, हीना खातून, तृणमूल माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष इंतखाब खान, माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब जाहिदी, सोहेल अहमद फरीदी, कैसर हयात, 35 नंबर वार्ड माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष महराज खान, आबू हैदर एवं सरवर आलम। আমার কেউ ছেড়ে নেই, আমার কাছে আমার কি দরকার নেই, আমি পার্টিকে সার্বিক দিতে চাই। ডেটটা চাইছিলাম নাগাদ। হ্যাঁ, বিনোদ দা আমাকে অনেক প্রেসার করছে কি না, তো একদম সেকেন্ড হাফে রনাই অঞ্চলে এসেছিলাম। এখান থেকে সবাই বলে সিনিয়র আমাদের নেতা যারা আছে, যারা পার্টির কর্মী আছে, তারা ফোন করেছিল যে একবার যদি আমাদের এই জায়গাটা আসেন, কারণ গতকাল আমি রানীগঞ্জ টাউনে বিভিন্ন জায়গায় গেছিলাম। মানে এটা ইনফর্মাল আর কি, কোনো ব্যাপার নেই, এলাম ঘুরে টুরে গেলাম। তো আজকে আমার এখন অন্ডালুগড়া যাওয়ার আছে, ওখানে দুটো পঞ্চায়েতে বসার আছে। তো যাওয়ার সময় এই 2-3টে অফিসে, প্রথমে রাজারবান্ধ অফিসে, মানে আপনার ওই অফিসটায় রনাই অফিসে গেলাম। তো ওই রাজারবান্ধ অফিসে পাশে একটা আমাদের কর্মীদের অফিস আছে, তার আগে আমাদের ওইখানে মোড়ে একটা অফিস ছিল, সেখানেও গেলাম। আমাদের কর্মীরা খুবই উজ্জীবিত, খুবই আনন্দিত এবং খুবই উৎসাহ আছে। এইটা কিন্তু আগে আমরা দেখিনি, এটা আমাদের পক্ষে কিন্তু খুব প্লাস পয়েন্ট। আর যেখানেই যাচ্ছি কর্মীদের মধ্যে একটা উৎসাহ আছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি। আর দেখুন, কর্মীদের রিফ্লেকশন কিন্তু পাবলিকের থেকে হয়। একটা কর্মী যখনই ঝিমিয়ে পড়ে, কখন সে যখন রাস্তাঘাটে বাজার করতে যায়, তখন যদি ওকে কেউ নেগেটিভ কথা বলে, ও ভাবে তাই সবই বলে নেগেটিভ। এরা বাইরে পজিটিভটা শুনছে বলেই এই কর্মী সবাই এই উচ্ছ্বাসটা দেখা যাচ্ছে। এই কর্মীরা যদি বাইরে শুনতো যে ক্যান্ডিডেট খারাপ, দল হারবে, তাহলে ওরা ঝিমিয়ে পড়তো। এই চিত্র আমরা দেখেছি, কিন্তু এরা নিশ্চয়ই বাইরে একটা আওয়াজ পেয়েছে যে না, এবারে লড়াই আবার মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসছে। ন্যাচারালি স্বভাবতই সবাই কর্মীরা উজ্জীবিত হয়ে গেছে। আগে বিধানসভায় আসানসোল দক্ষিণের প্রার্থী ছিলেন এবং আপনি জয়ী হয়েছেন, এবারে সেই ক্যান্ডিডেটের সাথে আবার আপনার কন্টেস্ট পড়েছেন সিপিএম এর, তো কি মনে করছেন? কিছু ভাই, ও আমার পেছন চলে এলো ভাই, আমি তো পরে আসিনি। আমাকে দল মনে করেছে যে রানিগঞ্জ সিটটা জেতার মতো অবস্থায় আছে সবাইকে নিয়ে। আর আমার একটা দোষ বা গুণ বলুন, আমি সবাইকে নিয়ে চলি। এটা কেউ দোষ বলে, কেউ গুণ বলতে পারে। আমার কেউ মুখিয়া নেই, আমার কেউ লেফট হ্যান্ড নেই, আমার কেউ রাইট হ্যান্ড নেই। সমস্ত কর্মী আমার লেফট হ্যান্ড, রাইট হ্যান্ড। আর কর্মীদের মধ্যে আমি ডিসক্রিমিনেশন করি না। যে আমার কাছে আসবে, আমি কোনোদিন বলি না তুমি ওই নেতাকে ডেকে নিয়ে এসো, তবে আমি তোমার কথা শুনবো। আমার যেটা ক্ষমতা থাকে আমি সেটা করি। ন্যাচুরালি এটা আমার পক্ষে একটা মনে হচ্ছে যে সমস্ত কর্মীরা ভাবছে যে না, হি ইজ আওয়ার ম্যান। अच्छा सही किया है वो लोग, जो किया है वो तो गलत किया था, उसका ऊपर जो हादसा हुआ और उसका प्रदर्शन होना चाहिए था। एक जागरूक आदमी इंसान का अंदर में नहीं, जो भी हो, ये इंक्वायरी चल रहा है, निर्वाचन कमीशन ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, हमारे स्टेट से भी इंक्वायरी हो रहा है, इसका फैसला जल्दी से जल्दी हो जाएगा। मैं एक तो छोटा है ये हो के इतना बड़ा का फैसला तो नहीं बोल सकता क्या हो रहा है, लेकिन जो इसको हम लोग समर्थन नहीं करते। सुनिए, हम कोई सेल उनका उम्मीद नहीं रखते, हम पूरा आवाम से उम्मीद रखते हैं। आवाम को भी रहते हैं सेल में, भले बहुत से आदमी सेल में नहीं शामिल हुआ, लेकिन वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, पार्टी के लिए अच्छा काम करते हैं। लेकिन भले वो सेल के लिए उसका जगह नहीं मिला, जो भी कारण से हो, लेकिन कोई कुछ नहीं है। वो मेरा असली मान्यता रखता है। सेल में 10, 15, 20 रहता है, और जो 2000 बाहर में रहता है, हम सभी को लेकर चलना चाहता है। मेरा पार्टी सभी को लेकर चलना चाहता है, कोई खास कर कोई सेल को किसी को लेकर नहीं। सभी मेरा वर्कर्स है, सभी मेरा इंसान है, अब मैं सभी को लेकर चलना चाहता हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीपी न्यूज।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले के विरोध में जगह जगह रैलियां और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत रानीगंज के रुनाई शरीफ इलाके में भी टीएमसी कर्मियों ने घंटों पथ अवरोध किया। कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमले हुए थे, जिसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गई थी और उन्हें एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। हालांकि उन्हें अब छुट्टी मिल गई है और वो व्हील चेयर पर ही बैठकर जगह जगह रैलियां करती नजर आ रही है। रानीगंज के रुनाई शरीफ इलाके में बने बंगला स्कूल के पास इसी घटना को लेकर टीएमसी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि आज नंदीग्राम दिवस है, इसलिए भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस मौके पर गुलाम अली सनाउल खान ने कहा कि ये हादसा और अपमान सिर्फ ममता बनर्जी का ही नहीं बल्कि पूरी नारी जाति का अपमान है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा डर गई है, उन्हें पता चल गया है कि बंगाल में सिर्फ एक ही शेरनी है और वो है ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि पूरे बंगाल की जनता उनके साथ है। टीएमसी कर्मियों ने नारा दिया कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। उन्होंने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत का दावा भी किया है। इस मौके पर सनाउल खान, सेजामुल खान, नूरुल अमीन खान, रिंटू खान, रुस्तम शहनवाज खान, मसलुद्दीन खान, मधु खान उपस्थित थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज वही बेटी के ऊपर अटैक कर रहा है। हम बंगाल की बेटी के ऊपर ये सब अटैक हुआ, सिर्फ ममता के ऊपर ये अटैक नहीं हुआ, हम पूरा देश की बेटी के ऊपर अटैक हुआ है। आज सबको समझ जाना चाहिए कि ये सरकार आने से कोई बेटी यहाँ पर सेफ नहीं रहेगी। ममता बनर्जी, आज ये हम लोग ममता बनर्जी के ऊपर वार्ड में रुनाई से एक युवा हम लोग ग्रुप का एक बनाए हैं, इसलिए 135 लड़का हम लोग हैं। विरोध करने का वजह क्या है? विरोध करने का वजह जो ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ, हम लोग उस कारण विरोध किए हैं। ये अटैक को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बेटियों का अटैक हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये लोग छुप छुपाते हुए हर बार अटैक करता है, कभी जवानों पर, कभी किसानों पर, कभी हमारी ममता दीदी पर। ये जो है हम लोग बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। हम लोग बीजेपी को बंगाल से बहुत दूर घसीट फेंकने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ सिर्फ ममता दीदी चाहिए, हम लोग दूसरा किसी को चाहते नहीं है। और ये बार बार बीजेपी यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम लोग को इससे घुटन सा लगने लगा है, क्योंकि बीजेपी को हम लोग का नज़र में घिन आ चुका है। बीजेपी को हम लोग कोई देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग दाबी यही है कि बीजेपी के अलावा और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी खुद के अंदर में डर चुका है, क्योंकि बंगाल में कोई जगह होने वाला है नहीं। इसलिए ममता बनर्जी शेरनी है और शेरनी को देख के शेरनी का दहाड़ से अच्छा डरता है। और बीजेपी क्या चीज है, तो छुप के रहने वाला आदमी है, शेरनी का दहाड़ से डर चुका है। मेरा नाम रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीपी न्यूज। प्रबंधकीय समिति के चुनाव की घोषणा के बाद से सरगर्मी बढ़ चुकी है और आज वोटिंग के दौरान इसकी तपिश भी देखने को मिल गई है। एक तरफ टीआरपी तो दूसरी तरफ आरबीसी, दोनों ही ग्रुप अपने मुद्दे पर चुनावी मैदान में है और जीत के दावे कर रही है। इसी के तहत हमने टीआरपी की महिला उम्मीदवार और सदस्यों से बात की है। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और उसके साथ ही रानीगंज के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी चुनाव चल रहा है। जहां आप तस्वीर देख रहे हैं, मेरे पीछे की तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो आप देख सकते हैं पूरे खचाखच लोग भरे हुए हैं, वोटिंग चल रही है और इसके नतीजे क्या आएंगे ये तो आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले हम कुछ लोगों से आपका परिचय कराते हैं और आपको बताते हैं कि अंदर की स्थिति क्या है और वो किसे वोट देना चाहते
हैं और आगे की स्थिति क्या होने वाली है। तो सबसे पहले हम मनीषा घाटी जी से बात करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं, उनका परिचय पहले लेते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप दर्शकों को पहले अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा घाटी है। काफ़ी संस्था में ऑलरेडी मैं लीडिंग कर चुकी हूँ, जैसे फर्स्ट लेडी सेक्रेटरी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ रानीगंज। इसके अलावा भी काफ़ी संस्था में मैं जुड़ी हुई हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काफ़ी साल से मेंबर के हिसाब से हूँ और फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही हूँ। और टीआरपी ग्रुप की तरफ से हम 22 मेंबर पूरा जोर के साथ ये इलेक्शन को जीतने का आशा लेते हुए आगे बढ़ रहे, ताकि समाज के लिए इतना संस्था के साथ जुड़े हुए सेवा कर रहे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी जुड़ के रानीगंज और रानीगंज के आसपास के जगह का सेवा करें। अब तक 250 वोट ऑलरेडी हो चुका और बहुत शांतिपूर्ण रूप से ये चीज़ हो रहा है। आपको क्या लगता है जीत आपकी होगी? अवश्य जीत हमारी होगी। जीत सच्चाई की होगी, ट्रांसपेरेंसी की होगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोग्रेसिव टीम की ही जीत होगी। मैम सवाल और भी है, जैसे चुनाव अगर हो रहे हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो चुनाव हो रहे हैं, तो क्या है कि चुनाव में कुछ मुद्दे रहते हैं, तो आपका मुद्दा क्या है? एक्चुअली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप जरूर यहाँ पर टीआरपी ग्रुप से है उम्मीदवार खड़ी हैं, तो आगे आपकी क्या नीति है, क्या डेवलपमेंट करना चाहती हैं? सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है सभी व्यवसायी, चाहे वो कितना भी छोटा बिजनेस कर रहा हो, वो आराम से कॉन्फिडेंस के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स 2 साल से प्रोवाइड कर रही है, उसमें वो आए, अपना जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो ओपनली डिस्कस कर सके और उसके साथ साथ उनको हर तरह का सहायता मिले, उनका जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाए। ये हमारा मेन लक्ष्य है, उनको आगे बिजनेस और ट्रेड रानीगंज और रानीगंज के आसपास की जगह में, ताकि डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो। इसी के कारण हम लोग अपना जो कदम है, अपना जो मोटो है, वही आगे लेके जाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। मेरी बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन दर्शकों से आपका परिचय कराना जरूरी है, तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं सीए रूबी गढ़वाला अभी आरबीसी टीम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन पिछले साल भी मैं लड़ी थी और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। अभी क्या आप चाहती है? आपकी जीत हो, आपके मेंबर की जीत हो? हमारी टीम इस बार निश्चय जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है, तो हमारा इस बार हम जैसे रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारा यही मेन है कि हम लोग इसको नॉन पॉलिटिकल ही रखेंगे। दूसरी, जो हमारे बुजुर्ग हैं चैम्बर के, उनका जो खोया हुआ मान सम्मान है, उनको मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं अनीता पोद्दार, टीआरपी ग्रुप ऑफ आरसीसी। मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ और 10 साल से बिजनेस कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि इस ग्रुप से मेरा जुड़ने का मेन मकसद है कि मैंने 2 साल में इनका जो काम देखा और जो मानव सेवा भाव इनके अंदर बहुत आकर्षित की और मैं इससे बहुत खुश हुई। इस कारण मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आज दुनिया का कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता अगर उसकी 50% आबादी घर तक ही सीमित रहे। तो मैं चाहती हूँ कि अगर हमारी टीम जीत कर आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे लाकर उन्हें उनका मनोबल बढ़ाकर उन्हें व्यवसाय के लिए प्रेरित करेगी। धन्यवाद। सुरक्षा को लेकर हमने जॉइंट कमिश्नर रत्नापानी मुखर्जी से बातचीत की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जैसे ভোট শুরু হয়েছে, তারপর চলবে 4টে পর্যন্ত। এখনো পর্যন্ত ভোট ঠিকঠাক আছে এবং অনেক মানুষ আসছেন, ভোট দিচ্ছেন, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে। काम किए हुए हैं। सुरक्षा का हम लोग का सिक्योरिटी है, बाहर में एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी तक वोट कितने प्रतिशत हो चुके हैं? अभी तक 300 का लगभग वोट हो चुके हैं। और कितने वोट होने बाकी है, क्या है अनुमान? टोटल वोटर है 886, मतलब 556 अभी भी बाकी है। और ये कितने बजे तक वोट चलेंगे? 4 बजे तक। 4 बजे तक चलेंगे। रिजल्ट कब आएंगे? कल 10 बजे से काउंटिंग शुरू होगा, उसके बाद जब काउंटिंग फिनिश होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। इलेक्शन कमिश्नर ओम केडिया ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कितने मतलब? तीन ही है। वो रत्ना बाबू देख रहे हैं
अच्छा, इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं सर कि आपका यहाँ पर कुछ बूथ जाम हो रहा है। जो व्यवस्था जो होनी चाहिए वो सही सटीक तरीका से नहीं है। एक दूसरे पर आदमी चढ़ आ रहे हैं, ऐसे ऐसे धक्का। कोरोना पीरियड चल रहा है, ऐसी स्थिति में आप ऐसे समय आए हैं जब कुछ ऐसे है, ऐसा कुछ है नहीं। सुबह से जितने लोग आए उन्होंने कहा ऐसी सुंदर व्यवस्था हमने देखी ही नहीं। और इस समय क्या हुआ है कि इस समय जो भोजन का समय हो चुका है, इसलिए कुछ लोग आ गए हैं, लेकिन अभी देखिए फिर वर्तमान समय लगभग 2 बज चुके हैं। कितने प्रतिशत चुनाव हुए हैं और चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार आपकी नज़रों में संपन्न हो रही है? बहुत शांत माहौल में पूरी प्रक्रिया चल रही है। सुबह से 9 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी तक करीब 400 के आसपास हो गया थे। करीब 400 वोट पड़ चुके हैं। पहले तो बहुत स्लो थी प्रक्रिया और अब फास्ट हुई है और हम लोगों का सोच है कि शाम तक वोट अच्छी ही पड़ेगी। कितने बजे तक आप लोग निर्वाचन प्रक्रिया करवाएंगे? वैसे तो समय हम लोग समय 4 बजे तक है। 4 बजे के बाद हम लोग मेन गेट बंद कर देंगे। जितने भी वोटर रहेंगे उनको हो सकता है कुछ देर लगे, लेकिन उनको हम लोग पूरा वोट देने देंगे। इसके अलावा क्या आप लोग पोस्टल वोट या कोई दूसरी मतदान के लिए कोई आप लोगों ने व्यवस्था की है? हम लोगों ने कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं। कुछ लोग जो कि बिल्कुल अक्षम हैं उनका डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के कुछ लोगों को हम लोगों ने उनके घर से भी वोट लेने की प्रक्रिया शुरू की है। और कुछ लोग जो नीचे आए हैं, काफ़ी लोग हैं जो कि ऊपर चढ़ने में अक्षम हैं, उन लोगों को हम लोग नीचे वोट देने की सुविधा दे रहे हैं। ऐसे कितने मतदाता हैं आपकी नज़र में? लगभग कितने मतदाता हैं ऐसे? मतदाता करीब 886। नहीं, आपने जो बताया के दौरान वोट करने 78 वर्षीय बुजुर्ग श्याम सिंह सलूजा पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी सुन लेते हैं। के लिए आए हुए हैं। हाँ जी। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 78 वोट है, 78 साल की। 78 है। तो आने में कुछ तकलीफ नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं है। अभी अपना हक समझते हैं? अपने हक समझते हैं, हमारा पूरा हक है। हमारी ये संस्था है, इस संस्था को हमको ऊंचा उठाना चाहिए। ये हमारे बुजुर्गों ने संस्था बनाया है, ये सेवा की संस्था है, इसको जितना हो सके ऊपर उसको उठाना चाहिए। ये हमारा जो है ये बोलने का मतलब है। तो इस बार आप वोट देने आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं और क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए? हम ये उम्मीद लेके आए हैं कि यहाँ और जो है अच्छा काम होगा। यहाँ पर जो है रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इसका बहुत नाम है, ये बहुत सेवा इन्होंने किया है। हम उम्मीद करते हैं जो और बढ़ चढ़ करके ये लोग सेवा करें रानीगंज की जनता की। रानीगंज में बहुत सी समस्या है, तो समस्या के ऊपर में इन लोगों को ध्यान देना चाहिए और इसका नाम जो है रोशन होना चाहिए। तो कुछ ऐसा बदलाव जो कि लगता है कि आपको ज़रूरी है और ये चुनाव होने के बाद उस पर इमीडिएटली ध्यान देना चाहिए? इमीडिएटली तो रानीगंज की बहुत सी समस्याएं हैं, तो उस समस्या के अंदर में इन लोगों को जो है अपना ध्यान देना चाहिए। गरीब आदमी की सेवा करनी चाहिए और गरीब आदमी का जो है ये बीमारी है और है, सड़क है, लाइट है, इसका क्या नाम है, सफाई का है, और जो यहाँ पर रानीगंज की जो व्यवस्था है उसके अंदर में लोगों को जो है ये ध्यान देना चाहिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये जो है और आगे से ये लोग अच्छा काम करेंगे। ये कुछ पता नहीं है, चूँकि इलेक्शन कमिश्नर ऊपर है, वही हैंडल कर रहे हैं सब कुछ। इलेक्शन कमिश्नर ही बताएंगे। अच्छा, अगले साल की तरह इस साल क्या अनुभव रहा वोट का? देखिए, एक तरफ सारे समाज का समावेश है, समाज के सारे व्यक्तियों को देखकर वोटिंग की जा रही है, और एक तरफ सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोगों के स्वार्थ के लिए काम हो रहा है। बस इसी की लड़ाई है और कुछ नहीं है। मतलब वोट क्या ग्रुप यहाँ पे खड़े हैं? ग्रुप तो 2 खड़े हैं, 2 ग्रुप के हिसाब से चल रहा है। उम्मीदवार में कितने जन है? उम्मीदवार कितने? उम्मीदवार 45 है। एक तरफ काम करने के लिए वोट दिया जा रहा है और एक तरफ सिर्फ चेहरों के लिए वोट दिया जा रहा है, बस यही डिफरेंस है। आपको क्या लगता है इस बार? मतलब देखिए, मैं तो पिछले 3 सालों से अध्यक्ष हूँ। मैं तो चाहूँगा कि जो टीम है वही जीते और काम होते रहे, क्योंकि अगर काम चाहिए तो टीम को तो लाना पड़ेगा, काम करने वाले लोगों को लाना पड़ेगा। रिजल्ट कब है? कल काउंटिंग है। आपका नाम? उनको संदीप बालोटिया, अध्यक्ष। ये पिछले साल जो हमारी तरफ से खामियां थी, जो हम लोगों को ऐसा लगा कि हम लोग अपना संवाद, अपने मैसेज हमारे वोटरों के तक नहीं पहुंचा पाए हैं,
उसको हम लोगों ने दूर किया है। प्रत्येक वोटर से हम लोगों ने मुलाकात की है, अपना एजेंडा उनको बताया, अपना आने वाले समय में जो हमारी कार्यसूची है उससे उन लोगों को वाकिफ़ कराया है। तो उम्मीद करते हैं कि उन लोगों का, वोटर लोगों का आशीर्वाद इस बार आरबीसी ग्रुप को मिलेगा। कैंडिडेट कितने संख्यक है आरबीसी में? आरपीएफ में 23 कैंडिडेट हमारी तरफ से, 22 उनकी तरफ से। अभी तक चुनाव प्रक्रिया मतलब चालू हो गया, कितना परसेंटेज वोट अभी तक क्या? अभी करीब आप समझ लीजिए कि 850 के लगभग वोटर हैं, उसमें से 30-32% वोटिंग हो गई है। क्या उम्मीद लग रहा है सर इसका? देखिए, जनता जनार्दन होती है, कहा नहीं जा सकता है। मत उन्होंने सबने दिया है। हम लोग आशा और उम्मीद करते हैं कि इस बार आरबीसी टीम को हमारे जो मतदाता हैं विपुल वोटों से विजयी बनाएंगे। मेरा नाम हर्षवर्धन खेतान, मैं आरबीसी ग्रुप की तरफ से। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीपी न्यूज़। रविवार शाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से सभा समाप्त कर हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर के गांधी मैदान में उतरी। उनके उतरते ही सैकड़ों समर्थकों की भीड़ उन्हें देखने के लिए उमड़ी। रविवार शाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता से सभा को समाप्त कर हेलीकॉप्टर से दुर्गापुर के गांधी मैदान में उतरी। उनके उतरते ही समर्थकों की भीड़ काफी लगी हुई थी। जैसे ही हेलीकॉप्टर मैदान में उतरा, चारों तरफ से आवाज गूंज रही थी। खेला होबे बंधु का स्लोगन समर्थकों की ओर से की जा रही थी। वहीं पर महिलाएं उपस्थित बोलते हुए सुना गया कि बांग्ला निजेर मेये के चाय। उनके पैर में चोट होने के कारण हेलीकॉप्टर के गेट के समक्ष उतरने के लिए चैनल सिस्टम के माध्यम से बनाया गया था, ताकि व्हीलचेयर आसानी से उतरकर नीचे आ जाए। और पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में ही ममता बनर्जी को उतारा गया। वह मैदान से बाहर निकली हाथ जोड़ते हुए। गांधी मैदान से सिटी रेसिडेंसी होटल 300 मीटर की दूरी पर है। गांधी मैदान से लेकर सिटी रेसिडेंसी तक दोनों तरफ समर्थकों की भीड़ लगी हुई थी। ममता बनर्जी के लिए सुरक्षा काफी संख्या में पुलिस तैनात की गई थी। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। मीडिया कर्मियों के लिए गाड़ी की व्यवस्था की गई थी। ममता बनर्जी के माध्यम से धीरे धीरे होटल की तरफ बढ़ रही थी और रास्ते में खड़े लोगों ने ममता बनर्जी को बधाई दी। इस दौरान इलाके के पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अपूर्व मुखर्जी, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार तथा विधायक विश्वनाथ पड़ियाल, पूर्व विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार प्रदीप मजूमदार, राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक, उत्तम मुखर्जी, रुपेश यादव, दुर्गापुर के मेयर दिलीप अगस्ती सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। আরে যা এই এতটা টানি দেয় এত দূরে যায় কেউ টেনে টেনে দিচ্ছে দড়িতে দরকারি তো আগে দিতে পারতো, গাড়ির কাজে দিত। গাড়ি দাঁড় করো না, গাড়ি দাঁড় করো এবার। এ দাঁড়াও, এ দাঁড়িয়ে যায় এবার। এ দাঁড় করো না, দাঁড়াও রে বাবা, দাঁড়াও রে ভাই, দাঁড়াও 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 দাঁড়াও। হ্যালো, ছবি করতে পারছি সেটাও দুর্গাপুরের প্রাণকেন্দ্র। এত মানুষের উপস্থিতি, স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস, চতুর্দিকে বন্দে মাতরম ধ্বনি। দিদি তুমি এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। এটা তো বাড়তি অক্সিজেন যোগাবে, এখানে তো বলার আর অন্য কিছু নেই। কথা হলো আজকে, কথা বলতে উনি বললেন বিশু বলয় তোমরা চলে যাও, তোমরা গিয়ে যা পার্টির কর্মসূচি আছে আগে সেটাকেই করো। আমার শরীরের অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, তো আমি ভেতরে গিয়ে একটু রেস্ট নিই। তোমরা তখন তোমাদের কাজ করো প্রয়োজন বলে আমি না। বিশুদা, এখানে আজকে জেলা সভাপতিকে আমরা দেখতে পেলাম না, বেশ কয়েকজন কাউন্সিলরও মিসিং, কি বলবেন?
না না, এখানে তো সবাইকে তো আসতে বলা হয়নি। উনি আসছেন দুর্গাপুরে একটা ঝটিকা সফরে, বাঁকুড়া পুরুলিয়ার যে সদ্য নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে উনি এখান থেকে বাঁকুড়া আগামীকাল হচ্ছে বাঁকুড়া যাবেন, পুরুলিয়া সফরে যাবেন, তারপরে খড়গপুর হয়ে উনি কলকাতায় ফিরবেন। এখন তো নির্বাচন, সবাই নিজের নিজের কেন্দ্রে ব্যস্ত। রাজনৈতিক দলের নেতারা হচ্ছে যে আমাদের দলের যারা সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, যারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না, তারাও নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। সেটা হয়নি। বিশুদা, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বরাবরের একটা প্রিয় জায়গা দুর্গাপুর, কিন্তু 2016 দুর্গাপুর বিমুখ করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কি মনে হয় 2021 কি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে? 2021 নিশ্চিতভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। এই আশ্বাস, মানে এই আশা এবং বিশ্বাস থেকেই বিশ্বনাথ পারিয়ারকে 2021 সালের নির্বাচনে প্রার্থী করেছে। সেখান থেকেই তার এটা বোঝা যায় যে তার মনের মধ্যে কোথাও একটা আশা এবং বিশ্বাসের জায়গা তৈরি হয়েছে, যে একে প্রজেক্ট করলেই হয়তো সেই জায়গাটাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आगे की ओर बढ़ते हैं, मगर उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী।
এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोलफील्ड क्लब की ओर से 11 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रविवार राष्ट्रीय एक दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन रेलवे ग्राउंड में किया गया, जिसमें राज्य से कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। निकी खान 15-10 15-10 7-12 Service change, favor of Haryana. Service continue. हरियाणा रानीगंज में 3 वनडे फुटबॉल 2 वनडे वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो चल रहा है, मतलब किस उद्देश्य क्या माइक में तो माइक पे भलो देवेन। मकसद है हम लोगों का, मेन मकसद जो हम लोगों का होता है कि घर इंटरनेट के ज़माने में जो लोग घर में घुसे पड़े हैं उन लोगों को बाहर निकाल के मैदान की तरफ आकर्षित करना है, और इसका सबसे बढ़िया जरिया है खेल। तो खेल के लिए हम लोगों ने एक वॉलीबॉल लगातार कराया जा रहा है, जो ये 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इसके लिए हमारे कोलफील्ड क्लब बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जो हमारे रेलवे कैंपस में इतना बड़ा टूर्नामेंट करा पा रहे हैं। अभी फिलहाल देखा जाता है कि खेल का मैदान से नौजवान लोग पीछे हट जा रहा है, मोबाइल में अपना जिंदगी बिता दे रहा है। इस विषय में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा कहना है इंटरनेट अपनी जगह पे है, इंटरनेट बढ़ा रहा है लोगों को, बहुत तरक्की की राह पे ले जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बावजूद खेल का मैदान सबसे बेहतरीन तरीका है या सोर्स है जिसके जरिए हम लोग एक दूसरे से फिजिकली मिल पाते हैं और अपने मन की बात को बता पाते हैं। तो इसलिए खेल का मैदान बेस्ट है, इंटरनेट है। अच्छा, कितना टीम सर्विस 11वें साल में 6 टीम पार्टिसिपेट कर रहा है और एक का ही खेल है ये। अच्छा, देश के किस किस स्टेट से आए हैं प्लेयर्स? इसमें हमारे वेस्ट बंगाल से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, ये टीमें आई हैं यहाँ पे। मैं मनोज सिंह, स्टेशन रानीगंज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीपी न्यूज। सीपीएम के स्वर्गीय नेता सुधीर राय की तीसरी स्मृति सभा के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का आयोजन बर्न्स यूनियन प्रांगण में की गई एवं कार्यक्रम में भाजपा द्वारा लागू किए गए बिलों के विरोध किया गया। हेमंत प्रभाकर अपनी मंच आए। नमस्कार। 1948 সালে কলকাতা বিশিষ্ট আইনজীবী সংগ্রামের সাথে আমাদের অভিভাবক নির্দিষ্ট প্রশ্ন ছিল। পিপি চক্রবর্তী যেটা জানতে চেয়েছিলেন যে ওরা কি সত্যি সত্যি মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহকেই ভয় পেয়েছিলেন। ট্যাগলি বলছেন না, আমরা শুধু মহারাষ্ট্র সব কৃষকরা বলছেন যে আমরা এটা মানি না। আচ্ছা, আমি ধরে নিলাম যে কৃষকেরা খুব ভুল করছেন, এটা গণতান্ত্রিক সরকারের তো নৈতিক দায়িত্ব, ঠিক আছে, কৃষকদের ভুলটাকেই স্বীকার করে নিয়ে আমি মামলা এই আইন প্রত্যাহার করলাম। তোমরা আমাকে বলো কখন তোমাদের পক্ষে আইন করতে হবে। আইনটা তো কৃষকদের জন্য,
এটা তো একটা দুটো কৃষক পরিবারের ব্যাপার না, এটা তো হাজার হাজার কৃষকের রাস্তায় নেমে গেছে। আমার অভিজ্ঞতা আছে, বা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কৃষক সমাজ গোটা পরিবার পরিজন নিয়ে সেখানে বর্ডারে তারা অবস্থান করছে। অশিক্ষিত সবাই নয়, অনেকেরই যথেষ্ট শিক্ষা দীক্ষা আছে আনুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে। আমরা দেখেছি একজন কলেজের অধ্যাপিকা, তিনি আইন পড়াতেন, তিনি সেখানে অবস্থান করছেন অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গে। হরিয়ানায় গ্রামে গিয়ে আমি দেখেছি কৃষক রমণীরা, যে রমণীরা এক হাত ঘোমটা ছাড়া পুরুষের সামনে বেরোন না, তারা সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাস্তায় নেমেছেন, অবরোধ করছেন। তারা বলছেন আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি যে কিভাবে আমাদের বঞ্চনা করা হচ্ছে। এক লড়াই ধর্মের ব্যারিয়ার, সংস্কারের ব্যারিয়ার ভেঙে চুড়ে তছনছ করে দিয়েছে। এক হুকায় মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান যারা হুকা পান করেন তারা সকলে পান করছেন, কোনো বাধা নেই। যে চেষ্টা আমার দেশে ক্ষমতাসীন বিজেপি RSS করছেন, যে বর্ণবাদের ভিত্তিতে দেশটাকে বিভাজিত করা, তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটা অদ্ভুত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কৃষকেরা। তো গণতন্ত্র যদি মানুষের মতামত, স্বাধীন মতামত প্রকাশের মঞ্চ হয়, তাহলে আজকে কৃষকেরা যে দাবি করছেন সেটাই সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক দাবি। তাদের পকেটে টাকা নেই, যা ছিল সেই টাকা তারা খরচা করে ফেলেছেন। আজকেই টেলিগ্রাফ পত্রিকায় একটি খবর আছে, আপনারা দেখবেন, দেখে আঁতকে উঠবেন। ঝাড়খণ্ডের একজন আদিবাসী মানুষ, তিনি সেদিনকে তার যিনি নিয়োগকর্তা, কন্ট্রাক্টর, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, তার 1 পয়সা দেয়নি। সেই লোকটা রেল লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে, একটা আদিবাসী ভাষা ছাড়া সে কিছু জানে না, তার কথা কেউ বোঝে না, দিনের পর দিন ভিক্ষা করে খেতে 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 তিনি প্রায় 6 মাস পর গতকাল পৌঁছেছেন তার ঝাড়গ্রামে। যেহেতু এলাকায় কোনো এক জায়গায়, কোনো একটি অঞ্চলে এই বামপন্থীদের মতো কিছু পাগল তরুণ, তারা মানুষটাকে ঘুরে বেড়াতে দেখে খোঁজ খবর করে তাকে পৌঁছে দিয়েছেন। সময় আমরা দেখলাম আদানি এবং আম্বানির যে পুঁজি বৃদ্ধির যা গতি, গতকাল খবরে বেরিয়েছে যে পৃথিবীতে যত ধনী আছে তাদের সব থেকে বেশি ধন সংগ্রহ হয়েছে এই সময় আদানি। কেন? অর্থনৈতিক ন্যায় তো হওয়ার কথা। তুমি বক্তৃতাগুলো বলছো আমার কিছু করার নেই, আর এদিকে আদানির ঘরে যে টাকা জমছে সেটা আসছে কোত্থেকে, কি করে এলো? সে তোমার বন্ধু। ভারতবর্ষের সমস্ত জাতীয় সম্পদ যা তৈরি হয়েছিল বছরের পর বছর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়ে, তা বিক্রি করে দিচ্ছ। কেন বিক্রি করছো? সন্তানেরা শুধুমাত্র জীবিকার জন্য এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াচ্ছেন। বিবরণ দেওয়ার দরকার নেই, আপনারা সবাই খবরের কাগজ নিয়ে এনে অর্ডিন্যান্স করুন। অর্ডিন্যান্স কখন করা হয়? সংবিধানে এই বিধান রাখা হয়েছে যে হঠাৎ প্রশাসন চালাবার জন্য এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে যে সেই পরিস্থিতি মোকাবিলা করবার জন্য আইন নেই, আইনহীন প্রশাসন চলে না। সেক্ষেত্রে সেই জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করবার জন্য ভারতবর্ষের সংবিধান অনুমোদন দিয়েছে রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল, দেশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিরা অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারেন, এবং সেটা 6 মাসের জন্য। 6 মাস পরে তাকে অনুমোদন করাতে হবে লোকসভায় কিংবা বিধানসভায়। তাহলে এই যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল একটা জরুরিকালীন অবস্থার মোকাবিলা করবার জন্য, তাকে তুমি প্রয়োগ করলে কোন সময়ে? যখন কৃষক ঘরের বাপ খুঁজে বেড়াচ্ছে তার ছেলেটা কোথায়, সে রাস্তায় আছে না ঘরে ফিরছে, সে তবু নিজের খানিকটা চাষ করছে নিজের খাবার জন্যে, তখন তুমি একটা অর্ডিন্যান্স নিয়ে এলে, এবং সেই অর্ডিন্যান্স তুমি যখন লোকসভায় পাশ করার চেষ্টা করলে জোর করে কোনো রকম অনুমোদন ছাড়া। পার্লামেন্টে আমি প্রশ্ন করেছিলাম বামপন্থী জোট, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সর্বত্রই ক্রমশ বামপন্থী জোটের প্রতি মানুষের সমর্থনের প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। কতটা আশা? আমরা তো সবচেয়ে বেশি আশাবাদী এই জন্যই যে লড়াইয়ের ময়দানে বহু মানুষকে দেখতে পাচ্ছি, সেটাই আমাদের আশার একমাত্র নিরিখ। ভোটের ফলাফল সে তো 2রা মে বুঝবেন, কিন্তু যেটা আমাদের মূল লক্ষ্য মানুষকে লড়াইয়ের ময়দানে নিয়ে আসা, সেক্ষেত্রে আমরা পুরোপুরি সফল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওর সঙ্গেই আছে, জমি ছাড়ার প্রশ্ন নেই, এবং আর ওর কোনো জমিও নেই যে ছাড়তে পারবেন। পুরো জমিটাই বামপন্থীরাই দখল করে নিচ্ছে। বাবুল সুপ্রিয় টালিগঞ্জ থেকে দাঁড়িয়েছে, কিভাবে দেখছেন?
এটাই বোঝা যাচ্ছে যে ওদের রাজনৈতিক নেতৃত্বে যে চূড়ান্ত দুর্বলতা, যে একজন এমপি মন্ত্রী তাকে নিচে নেমে এসে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় সীতারামপুর যে ওদের কোনো রকম রাজনৈতিক কর্মী নেই যাদের কাছে মানুষের গ্রহণযোগ্যতা আছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।